नमस्कार दोस्तों, निखिल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी, आरपीएफ का बेंच चल रहा था। आरपीएफ के बेंच पे हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और जीएस के बारे में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। जीके और जीएस में क्वेश्चनों की हम सीरीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आए हुए हैं और आगामी एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे। तो बात चल रही थी, हमारे हर प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन इन कक्षाओं में आ रहे थे। तो बात करते हैं आगे के बारे में। आगे की कक्षा में हम आज की कक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज की कक्षा में हम पॉलिटिकल का क्वेश्चन लेके आए हैं, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है और इसके साथ ही हम अनेक प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिणी अफ्रीका, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। किस देश के संविधान से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है, तो आपसे पूछा जाए, जैसे कि इसमें तो मैंने ऑप्शन हटा दिया है, पेपर में पूछा गया था तो उसमें एक जर्मनी भी ऑप्शन में था। क्या ऑप्शन में था? जर्मनी। और आप सभी को पता है जर्मनी से क्या ली गई है, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था ली गई है, आपातकाल की व्यवस्था ली गई है। जर्मनी से किसकी व्यवस्था? आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था। आपसे पूछ ली जाए कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी से ली गई है। आपातकालीन व्यवस्था यदि आपसे पूछे तो जर्मनी से ली गई है। और कितने प्रकार के आपातकाल हमारे देश में लगते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। भाग पूछा जाए तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपातकाल का वर्णन भाग 18 में। और अनुच्छेदों की बात करें हम तो अनुच्छेद 352 से लेकर 352 से 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किसका वर्णन मिलता है? आपातकालीन व्यवस्थाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं हमारे देश में कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। फर्स्ट आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? आपको अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जो कि हमारे देश में अभी तक कितनी बार लागू हुआ है? अभी तक 3 बार लागू हुआ है। अभी तक 3 बार। और कब लगा था ये हमने बात की है 1962, 1971 और 1975 में ये आपातकाल लगा था। हम एक क्वेश्चन राष्ट्रीय आपातकाल का लेके आएंगे तो उसमें सभी सही विस्तार पूर्वक और चर्चा कर लेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है और अभी तक 3 बार लगा है। इसके बाद में बात करते हैं राज्य आपातकाल। दूसरा आपातकाल कौन सा हो गया? राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 356 के तहत कौन सा आपातकाल लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगता है। तीसरा आपातकाल की हम चर्चा करते हैं। देखो, राज्य आपातकाल सर्वप्रथम आपसे पूछ लिया जाए, कुछ क्वेश्चन लिख लो राज्य आपातकाल के बारे में। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन लिख लो। सर्वप्रथम कहाँ लगा? सर्वप्रथम आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम कहाँ लगा, तो पंजाब में लगा था। पंजाब में सबसे लंबे समय तक आपसे पूछ लिया जाए, लंबे समय के आधार पे पूछे तो जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे समय तक लगा है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम समय तक कहाँ लगा है, आपसे पूछ लिया जाए तो पंजाब में लगा है। और आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक बार कहाँ लगा है राज्य आपातकाल, क्या एक क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक बार कहाँ लगा है राज्य आपातकाल? सर्वाधिक बार लगा है यूपी तथा मणिपुर में। यूपी तथा मणिपुर में सर्वाधिक बार लगा है। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार लगा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा हमारा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। कौन सा है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अनुच्छेद
360 के तहत तो लगता है, यह अभी तक नहीं लगा, यह अभी तक नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है, नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और बात करें वित्तीय आपातकाल के बारे में और आगे हम चर्चा करें तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। बात करते हैं लगता लागू होता है तो यह 2 वर्ष के लिए लागू होता है, यह 2 वर्ष के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है। यदि वित्तीय आपातकाल एक बार लगाया जाता है तो कितने वर्ष के लिए लागू होगा? 2 वर्ष के लिए लागू होगा। और इसे फिर 6 महीने बढ़ाकर 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक इसे लगाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। लिख लो दोस्तों इसको भी, इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, तक लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो आपको पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए यह लगाया जा सकता है। जो ये प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आपका क्वेश्चन किस प्रकार से गलत होता? क्वेश्चन किस प्रकार से गलत होता है? ये तो मैंने ऑप्शन हटा दिया, जर्मनी। जर्मनी से क्या ली गई है? वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था ली गई। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, जबकि आपातकालीन जो व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। भाग नंबर 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कौन कौन से आपातकाल? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल और तीसरा कौन सा आपातकाल है? वित्तीय आपातकाल। अब हम बात करते हैं, और भी हमने साथ में ऑप्शन दिए हैं तो वहीं से क्या लिया गया है। देखो दोस्तों, हम बार बार में बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन हम करते हैं ना, 51वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, जैसे जीएसटी के लिए हुआ था। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, जो प्रक्रिया है ये किसके संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है? तो यह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में शामिल की गई है। भाग पूछे तो भाग नंबर 20 में, भाग 20 में। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत क्या मिलता है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहां से शामिल किए गए हैं? तो आयरलैंड से। भाग की बात करें कि किस भाग में? भाग नंबर 4 किसके लिए है? भाग 4 किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्वों के लिए। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेदों की बात करें तो 36 से 51 तक। अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेदों की बात करें 36 से 51 तक, इसका वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से कौन सा शब्द लिया गया है? तो फ्रांस से हमारी जो जीएसटी है वो फ्रांस से ली गई है, जीएसटी। एक तो जीएसटी और एक गणतंत्रात्मक शब्द, गणतंत्रात्मक जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और एक जीएसटी शब्द, जीएसटी हमारे संविधान में शामिल की गई थी 101वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संशोधन, 101वां संशोधन। और ये कब होता है? 2019 में होता है, 2019 में होता है। इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा जाता है? तो अनुच्छेद 279A में जीएसटी को लागू किया जाता है। जीएसटी को लागू अनुच्छेद 279A 279A में इसे शामिल किया जाता है। विजय केलेंकर समिति की सिफारिश से इसे इस संविधान में शामिल किया जाता है। ये समिति भी पूछी जा सकती है आपको, जीएसटी के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो विजय केलेंकर समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। देखो दोस्तों, आपके 4 मैंने ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शनों का मैंने अच्छे से
समझाया आपको चारों ऑप्शन में कि कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, उसके बारे में भी चर्चा की है, और आपातकाल के बारे में भी हमने सविस्तार पूर्वक चर्चा की। तो एक बार इसको फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। क्या क्वेश्चन तो एक था, परंतु इसमें कितने क्वेश्चनों को हमने जोड़ दिया है। शायद मेरे आधार पे इसी स्लाइड में मैंने 50 क्वेश्चन आपको एक साथ करवा दिए। ये बार बार आपको अलग अलग जगह भागने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास करके रखो, इसी चैनल पे आपको सभी कुछ पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि करंट की भी मैं क्लासें लेने लग जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जीके में जो 50 क्वेश्चनों का जो आपका लेवल है वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 45 से क्वेश्चनों तक मैं पहुँचा दूंगा। 100% की मैं कभी भी गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि 100% कोई भी टीचर हो जीके में 100% क्वेश्चन नहीं करवा सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन यहीं इन क्लासों से आ जाएंगे आपको। जिस प्रकार से मैं चल रहा हूँ अभी, आरपीएफ का पेपर भी अभी इतना जल्दी नहीं लगने वाला है, एसआई का पेपर भी इतना जल्दी नहीं है, आगे रेलवे की भर्तियों का भी पेपर इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। अभी तक तो विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, विज्ञप्ति जारी हुई है आरपीएफ की, तो आरपीएफ का भी अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है पेपरों का। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से, तब जब तक एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या आरआरबी हो, इसका पेपर आएगा, तब तक मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा देऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में बार बार रिवीजन करोगे तो आपको कैसे याद नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि आपको किस तरीके से याद नहीं होगा। एक क्वेश्चन में बार बार आपको रिवीजन कराया जाएगा। देखो दोस्तों, हमने पूछा था वित्तीय आपातकालीन की व्यवस्था। वित्तीय आपातकालीन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने सर्वप्रथम बात की थी, जो आपातकालीन जो हमारी व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी का जो संविधान है वो उस संविधान से हमारे संविधान में आपातकालीन व्यवस्था की लागू की गई थी। आपातकालीन व्यवस्था हमारे संविधान में 22 भाग है। 22 भागों में से भाग नंबर 18 किसके लिए वर्णन मिलता है? आपातकाल का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 352 से 360 तक। किसमें? अनुच्छेद 352 से 360 तक। अभी तक हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल जारी किए जाते हैं। उसमें से 2 आपातकाल अभी तक लग चुके हैं, तीसरे प्रकार का आपातकाल अभी तक हमारे संविधान में लागू नहीं हुआ। कौन कौन से आपातकाल हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का यदि आपको वर्णन पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक ये देश में कितनी बार लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक दोस्तों हमारे देश में 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 में, 1971 में और 1975 में क्या लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल में क्या होता है? एक राज्य की शक्तियां किस पे चली जाती हैं? राज्यपाल को दे दी जाती है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सरकार की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास रहती हैं। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार राज्य आपातकाल लगता है तो एक राज्य, पर्टिकुलर राज्य के अंतर्गत लगता है, उसमें संपूर्ण जो जितनी भी राज्य की सरकार की जितनी भी शक्तियां वो किसके हाथ में चली जाती हैं? राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। तो राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में लगता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सर्वप्रथम राज्य आपातकाल लगा कहाँ पे था? तो सर्वप्रथम भी राज्य आपातकाल पंजाब में लगता है। और सबसे कम समय के लिए आपसे पूछा जाए तो सबसे कम समय के लिए भी राज्य आपातकाल कहाँ लगता है? पंजाब में लगता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक समय के लिए आपातकाल कहाँ लगा था? राज्य आपातकाल आपसे पूछा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाधिक समय के लिए राज्य आपातकाल लगा था। इसके बाद में हमने बात की थी कि सर्वाधिक बार राज्य आपातकाल किस देश में, किस राज्य में लगा था? तो यूपी और मणिपुर में अभी तक 10-10 बार क्या लगा है? राज्य आपातकाल लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने चर्चा की थी हमारा जो तीसरे प्रकार का आपातकाल है, तीसरे प्रकार के आपातकाल के बारे में चर्चा की थी। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत ये है। अभी तक हमारे संविधान में क्या नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ है। यदि वित्तीय आपातकाल को लागू करना है तो अधिकतम समय के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो अधिकतम समय के लिए तो 3 वर्ष के लिए लगता है। तो वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय के लिए लगता है? 3 वर्ष के लिए लगता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि वित्तीय आपातकाल लगता कितने समय के है? सर्वप्रथम कितने समय के लिए लगता है? तो 2 वर्ष के लिए लगता है। इसके बाद में हमारी संसद के द्वारा इसे प्रस्ताव पास करके आगे बढ़ाया जाता है। 6-6 महीने के अंतराल से आगे बढ़ाया जाता है। अधिकतम 3 साल के लिए इसे लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की थी हमने, क्वेश्चन में बात की थी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लिया कहाँ से गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों आगे ध्यान रखना क्या है आपको
कि यदि आपको वित्तीय आपातकाल ये नाम आपसे पूछे, ये नाम आपसे पूछे, इस पर ध्यान देना है। ये नाम पूछे तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका करना है। अकेला आपातकालीन नाम दे दे, ये आपातकालीन व्यवस्था दे दे, तो आपको क्या करना है, जर्मनी के संविधान से करना है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। हम बार बार करते हैं कि संविधान में ये संशोधन किया गया। आज संविधान में हमारे सरकार द्वारा ये संशोधन किए गए। ये संशोधन किए जाते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, ये संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में किस देश के संविधान से शामिल की गई है, तो इसके बारे में भी हम आज चर्चा करते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका में से हमारे संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं उसकी प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है। बात करते हैं इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 368 के तहत। और हमारे 22 भागों में से किस भाग में संशोधन का वर्णन मिलता है, तो संशोधन की प्रक्रिया भाग नंबर 20 में किसकी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कम से कम ना मानो तो आप 10 या 12 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 368 में मिलता है, किस भाग में वर्णन मिलता है। भाग के बारे में भी कई बार पूछा गया है। संविधान में कुल 22 भाग हैं, वर्तमान में भी 22 ही भाग हैं, ठीक है। तो दोस्तों भाग नंबर 20 में किसका वर्णन मिलता है आपसे पूछ लिया जाए तो संविधान में संशोधन का वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। हमने दूसरा ऑप्शन दिया था आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या शामिल किया गया है, आयरलैंड से हमारे संविधान में एक बड़ी चीज नीति निर्देशक जो तत्व हैं हमारे, वो कहाँ से शामिल किए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से शामिल किए गए हैं। भाग की बात करें तो भाग नंबर 4 में इसका वर्णन मिलता है। और अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन मिलता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं का दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से हमारा कौन सा शब्द लिया गया है, तो फ्रांस से दोस्तों हमारा गणतंत्रात्मक शब्द और एक जीएसटी शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। जीएसटी जो हमारे संविधान में शामिल हुई है वो फ्रांस की ही देन है। अनुच्छेद 279A में हमारे संविधान में शामिल की गई थी। 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए, और 2019 में 101वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में क्या की गई थी, जीएसटी शामिल की गई थी, ठीक है दोस्तों। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में शामिल की गई थी, या आपसे पूछ लिया जाए तो विजय केलंकर समिति, लिख देता हूं मैं दोस्तों, नाम लिख लेना, विजय केलंकर समिति। विजय केलंकर समिति की सिफारिश से हमारे संविधान में क्या शामिल की गई है, जीएसटी शामिल की गई है। दोस्तों कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करो दोस्तों, ताकि हमारा भी क्या हो, एक मोटिवेशन बढ़ सके और आपको दुगनी एनर्जी के साथ हम आगे इन कक्षाओं को जारी रख सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको जो मैंने एक क्वेश्चन समझाया है, एक क्वेश्चन में मैंने 50 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपको ये बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप समझदार हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। आगे का क्वेश्चन होगा हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। दोस्तों आगे के क्वेश्चन में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है। ज्यादातर जो आपने पढ़ा है तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आपने पढ़े हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, परंतु 5 क्षेत्र होते हैं। चतुर्थ क्षेत्र जिसमें उच्च बौद्धिक सेवाएं आती है, और 5वें क्षेत्र में कौन सी सेवाएं आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 5वें क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं कि ये जो विनिर्माण है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारे कृषिगत कार्य होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिस पर प्राथमिक क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र पे आधारित नहीं है, जबकि ये सभी क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र पे आधारित है। प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो उस पर काम करने का काम कौन करता है, द्वितीय क्षेत्र करता है। द्वितीय क्षेत्र से जो उत्पादित वस्तुएं वो तृतीय क्षेत्र काम में लेने का काम करता है। इस प्रकार से ये सभी क्षेत्र हैं ये एक दूसरे पर आधारित है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र पर आधारित नहीं है। इसका जीएसटी में योगदान आपसे पूछे तो सर्वाधिक जीएसटी में योगदान सबसे कम है, जबकि जीएसटी में योगदान सर्वाधिक आपसे पूछ लिया जाए तो किस क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का है। तो लिखो दोस्तों इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गई,
कृषि कई बार पूछा जाता है, कृषि किस क्षेत्र का विषय है, तो प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य उत्पादन, क्या मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए वानिकी, वानिकी। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए वानिकी के बाद में आपसे पूछ लिया जाए खनन व उत्खनन, क्या खनन व उत्खनन, उत्खनन। इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, रोजगार देने का सर्वाधिक योगदान किसमें है, प्राथमिक क्षेत्र में। यह सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, यह क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाता है, रोजगार उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध करवाता है। तो रोजगार तो सर्वाधिक आपसे पूछ लिया जाए कि रोजगार किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपलब्ध कराता है, तो प्राथमिक क्षेत्र उपलब्ध कराने का काम करता है। जबकि आपसे क्या पूछा जाए, जबकि आपसे पूछा जाए रोजगार सर्वाधिक उपलब्ध करवाया जीएसटी में, इस क्षेत्र का लिखो दोस्तों, इस क्षेत्र का जीएसटी में सबसे कम योगदान है, जीएसटी में सबसे कम योगदान है। या जीडीपी में आपसे पूछ लिया जाए, जीडीपी में भी सब, जीडीपी में, जीएसटी नहीं, सॉरी दोस्तों, जीडीपी में सबसे कम योगदान है, जीडीपी में सबसे कम योगदान है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन से क्षेत्र का जीडीपी में सबसे कम योगदान है, तो जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो निर्माण व विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। इसमें निर्माण व विनिर्माण, निर्माण व विनिर्माण। जैसे खदानों से हमें क्या प्राप्त हुई, खनिजें प्राप्त हुई, उसे शोध करने का काम कौन सा क्षेत्र करता है, द्वितीय क्षेत्र। जैसे खेतों से हमें क्या प्राप्त हुई, गेहूं प्राप्त हुई, गेहूं से बिस्कुट बनाने का काम कौन से क्षेत्र में किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में। तो इससे उत्पादित वस्तुओं पर काम करने का काम कौन सा करता है, द्वितीय क्षेत्र करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी और चीजें आती हैं, जैसे गैस है, जल है और बिजली। आपसे पूछ लिया जाए गैस कौन से क्षेत्र का विषय है, तो द्वितीय क्षेत्र का। बिजली कौन से क्षेत्र का विषय है, तो बिजली भी द्वितीय क्षेत्र का। गैस, बिजली, और आपसे पूछ लिया जाए गैस हो गई, बिजली हो गई, और क्या जल, जल किस क्षेत्र का विषय है, तो द्वितीय क्षेत्र का विषय है। गैस, बिजली, जल किस क्षेत्र के विषय है, निर्माण विनिर्माण किस क्षेत्र के विषय है, आपसे पूछा जाए तो द्वितीय क्षेत्र के विषय है। आप ऐसा दिमाग लगाना कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है, जो हम वस्तु उत्पादित करते हैं वो तो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से। जो खेतों से हमें सीधे हमारे लिए प्राप्त होती है वो तो क्या हो गई, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हो गई। और उस पर कोई भी शोध करके कोई चीज बनाई जाती है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ गई, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है सेवा का क्षेत्र। इसमें सभी काम सेवा के होते हैं, सेवा का क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सेवा का क्षेत्र बोला जाता है। जैसे हमें सेवा देने का काम कौन करता है, परिवहन करता है, परिवहन। शिक्षक किस क्षेत्र का विषय, कई बार पूछा जाता है कि शिक्षक किस क्षेत्र का विषय है, शिक्षक। तो शिक्षक हमें क्या देता है, शिक्षा देता है, सेवा देने का काम कराना, शिक्षक सेवा का क्षेत्र है। बैंक, बैंक क्या है, सेवा का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। जैसे आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा बैंक किस क्षेत्र का, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि बैंक हमें क्या देने का काम करता है, सेवा देने का काम करता है। होटल, होटल आपसे पूछ लिया जाए, होटल, रेस्टोरेंट, ये क्या है, सेवा के क्षेत्र है। होटल भी क्या है, तो सेवा का क्षेत्र है। इस प्रकार से जितने भी सेवा के क्षेत्र हैं, कोई भी सेवा के क्षेत्र मान लो, वो क्या किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। यह रोजगार सबसे कम उपलब्ध करवाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी कितनों को मिलती है, बहुत कम को मिलती है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं, सरकारी जितने भी सेवक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें यह क्षेत्र सबसे कम रोजगार उपलब्ध कराता है, सबसे कम रोजगार
रोजगार उपलब्ध कराता है, उपलब्ध करवाता है। तो सबसे कम रोजगार कौन सा क्षेत्र उपलब्ध करवाता है? तृतीय क्षेत्र करवाता है। जबकि लिखो दोस्तों, जबकि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान इसी क्षेत्र का, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान इसी क्षेत्र का है, इसी क्षेत्र का है। तो सर्वाधिक योगदान आपसे पूछ लिया जाए जीडीपी में किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक जो योगदान है वो जीडीपी में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं चतुर्थ क्षेत्र की। चतुर्थ क्षेत्र में कौन शामिल है? उच्च बौद्धिक सेवाएं, जैसे वैज्ञानिक जो सेवाएं हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गई हैं? तो ये चतुर्थ सेवा में शामिल की गई हैं। तो यहीं पे लिख लो उच्च बौद्धिक सेवाएं, उच्च बौद्धिक सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं? तो चतुर्थ क्षेत्र में अनुसंधान वगैरह जो हमारे हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है। 4 क्षेत्र प्रमुखों के बारे में पढ़ा, 3 उसमें प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है? कृषि है, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन व उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसी पर कौन सा क्षेत्र आधारित है? द्वितीय क्षेत्र आधारित है। प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का काम कौन सा क्षेत्र करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र करता है। जबकि जीडीपी में योगदान आपसे पूछे प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। और सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, इसके स्टार लगा लेना। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है? मोस्ट हैं, इसके स्टार लगा लेना। जीडीपी में जब योगदान पूछा जाए किस क्षेत्र का है तो ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। आपको पूछ लिया जाए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? जैसे निर्माण है, विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें क्या चीजें? गैस, बिजली, जल, ये क्या किए जाते हैं? उत्पादित किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में क्या किए जाते हैं? उत्पादित किए जाते हैं। इस पर विनिर्माण करने का काम किया जाता है। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गए? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा गया था कि विनिर्माण किस क्षेत्र का विषय है? तो द्वितीय क्षेत्र का विषय है। इसमें आंसर तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं हमें? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पहले तो आपको एक बात एक दिमाग में बैठा लेनी है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हमें सेवाएं प्रदान करता है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे सरकारी जितने भी कर्मचारी होंगे वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे परिवहन हमें क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है? माल को इधर से इधर ले जाने की सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है ना, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। शिक्षक हमें शिक्षा देने का काम करता है, हमें सेवा दे रहा है ना, तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। होटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपके दिमाग में मुझे पता है क्या चल रहा है, वो मैं एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। यह क्षेत्र सबसे कम रोजगार उपलब्ध कराने का काम करता है। तृतीय क्षेत्र है वो रोजगार कम उपलब्ध करवाता है। जबकि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय ही क्षेत्र का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं चतुर्थ क्षेत्र। तो चतुर्थ क्षेत्र में उच्च बौद्धिक सेवाएं हैं, जैसे अनुसंधान। आप लिख लो जैसे अनुसंधान किसके अंतर्गत आते हैं? अनुसंधान आते हैं चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर इतने लंबे थ्योरी टाइप में आप करवाने लगे, आप बोल रहे हो क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हो, तो मैं आपको साथ साथ बता भी तो रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा परिवहन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है। शिक्षा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है। बैंक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा। आगे तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा ना, आगे तो क्वेश्चन वो का वही है। इसमें यही ऑप्शन मिलेंगे आपको सभी में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए खनन व उत्खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसमें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले दूसरे के बच्चे नहीं हो, आप तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको नाम लेते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए खनन
क्या पूछने वाले हैं सर? खनन में ये पूछने वाले हैं खनन किस क्षेत्र का हिस्सा है अर्थव्यवस्था में? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। इस प्रकार से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए। और फिर भी आपको यदि कहीं पे दिक्कत होती है या कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, वो आपको पहले बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे, मिलेंगे अगली कक्षा में। इसके लिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और आप कमेंट भी जरूर किया करें ताकि हमें भी पता चल सके आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।